नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ठिकाना पे। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर्स को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली इस चैप्टर को हम काइनेमेटिक्स पार्ट के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट ले लो, कार ले लो, पॉइंट मास ले लो, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन। सो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कितने समय में वो किस वेलोसिटी तक पहुंच गया है, कितने समय में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, उसी का डिटेल वर्जन हम 11th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइम फ्रेम से। टाइम फ्रेम, मान लो हमारे पास एक कार है, एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर से चलता आ रहा है, पर आपने इस ऑब्जेक्ट को कब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया? जब ये ए पॉइंट पर पहुंचा। तो आपके लिए यहां से टाइम स्टार्ट होता है। इस गाड़ी को देखने का जो टाइम है वो यहीं से स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर हम टाइम इज इक्वल टू 0 मेंशन करेंगे, यहीं से इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। और इसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा टाइम भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। सो बेसिकली टाइम फ्रेम यानी कि आपके फ्रेम से जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, तो जब आपने देखना स्टार्ट किया वहां पर हम टाइम इज इक्वल टू 0 काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दो स्टेटमेंट बताता हूं, टाइम की बात चली है तो टाइम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट रहेगा इन टाइम 3 सेकेंड, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है इन टाइम 3rd सेकेंड। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये सेम नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं इन टाइम 3 सेकेंड, जिसका मतलब होता है आप 0 से लगा करके 3 सेकेंड तक की बात कर रहे हो, है ना। एक ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हुआ और 1 2 3 सेकेंड तक चलता गया, तो ये पूरा का पूरा मोशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सेकंड आता है इन टाइम 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड का मतलब होता है तीसरा सेकेंड हिंदी में। तो इसे हम काउंट करते हैं 2 से लगा करके 3 सेकंड तक का जो 1 सेकंड है ना, इस 1 सेकंड की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। जैसे 0 से 1 सेकंड से 2 सेकंड से 3 सेकंड से 4 सेकंड से 5 सेकंड, गाड़ी कुछ इस तरीके से चल रही है। पहला 1 सेकंड कौन सा होगा बताओ? 0 से 1 यही होगा पहला 1 सेकंड, तो इसे कहा जाता है फर्स्ट सेकंड। अगला 1 सेकंड कौन सा हो जाएगा? 1 से 2, इसलिए इसे कहा जाता है सेकंड सेकंड। और अगला कौन सा हो जाएगा? 2 से 3, जिसे कहा जाएगा 3rd सेकंड। वही हमने यहां पर मेंशन किया था कि 3rd सेकंड का मतलब होता है 2 से लगा करके 3 वाला 1 सेकंड। बताइए यहां तक क्लियर है? ओके, पॉज करके लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में डिफरेंस भी देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक पहुंचा और बी से फर्दर मूव करके सी तक पहुंच गया। ए से बी तक के डिस्टेंस हमको दे रखी है 4 मीटर और बी से सी तक की डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। सेम सिनेरियो हम यहां पर भी कंसीडर करेंगे। सो ए से बी और बी से सी, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 3 मीटर। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या चीज होता है बच्चों? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड। क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। जितना भी रास्ता इस ऑब्जेक्ट ने चल करके कवर किया है
उस पूरे रास्ते को काउंट करेंगे तो वो कंसिडर किया जाता है डिस्टेंस। यानी यहां पर 4 मीटर प्लस 3 मीटर टोटल कितना हो गया 7 मीटर। ये क्या चीज है बच्चों, डिस्टेंस। पूरा रास्ता जो इसने कवर किया है यहां से यहां तक 4 एंड 3 7। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ या पाथ को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट। जैसे ए से सी तक के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसमें मुझे यह नहीं देखना होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में क्या रास्ता ऑप्ट किया है। हमें यह देखना होता है कि स्टार्टिंग, जैसे ए स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और सी एंडिंग पॉइंट दिया है, तो इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो सीधा। कैसे भी रास्ता कवर किया कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। ये लो डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। ये जो भी डिस्टेंस होगी ना, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस होगी डायरेक्ट डिस्टेंस, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअल में कवर नहीं किया गया है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो ये कितना हो जाएगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 5 मीटर, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है? बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहला चैप्टर हमने वेक्टर ही पढ़ा था ताकि बेसिक्स हमारे क्लियर रहे। स्केलर में क्या क्या होता है, स्केलर में आप वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर सकते, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर लॉ फॉलो, तीनों चीजें होती हैं। हालांकि अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर ही होती है। बेसिकली ये दोनों आपस में भाई भाई होते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मतलब डिफरेंस तो है पर यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों लेंथ को ही कहा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इंटरनली दोनों में डिफरेंस है कि यहां पर टोटल रास्ते को काउंट किया जाता है, यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ को काउंट किया जाता है। क्लियर है? डायमेंशन की बात करें तो यहां पर L विल बी द डायमेंशन, यहां पर भी L विल बी द डायमेंशन। तो यहां तक पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ए से बी तक कुछ डिस्टेंस मूव किया है, लेट सपोज 5 मीटर मूव किया है ए से बी तक। तो मुझे ये बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोच के बताओ। तो बेसिकली अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पर चल रहा है तो उसने टोटल रास्ता कितना कवर किया है 5 मीटर, तो डिस्टेंस तो 5 मीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हो जाएगा। क्योंकि इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर हम डायरेक्ट ज्वाइन करते तो वो यही रास्ता बनेगा ना, अलग से तो कोई रास्ता बनेगा नहीं। डायरेक्ट डिस्टेंस को ही तो हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक को डायरेक्ट ज्वाइन करने पर भी 5 मीटर ही होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है एंड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन चेंज, तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। वही डिफरेंसेस जो आप पहले लिख रहे थे उसमें एक डिफरेंस और ऐड करना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे समझते हैं? देखो डिस्टेंस 0 कब होगा, जो एक्चुअल में रास्ता कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, वही डिस्टेंस होता है।
तो डिस्टेंस 0 होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब ऑब्जेक्ट चले ही ना, तभी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 0। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी पे रीडिंग अभी 0 है और 0 ही रहनी चाहिए। कब पॉसिबल है? जब आप गाड़ी चलाओ ही ना, है ना। तो 0 कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। और पॉजिटिव कब पॉसिबल है? जब भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाए। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट कर रहा है, कहीं पर मूव किया, बी पॉइंट पर गया और वापस ए पर ही पहुंच गया, कैसे भी हो सकता है, घूम फिर करके ए पर पहुंच गया, कैसे भी चला जाए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। अगर सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक अगर मैं लाइन खींचने की कोशिश करूं तो कितने डिस्टेंस की लाइन आएगी? 0, है ना। स्टार्टिंग भी यही, एंडिंग भी यही। किस रास्ते से होकर के ये जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक को मैच करो एक लाइन से, तो यहां पर सेम पॉइंट की वजह से डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कितना हो जाएगा? 0, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। क्लियर है? यानी इसे बोल सकते हैं क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ, है ना। क्लोज पाथ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है और नेगेटिव किसे कहा जाता है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव का मतलब 0 से भी कुछ कम वैल्यू होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। यहां पर माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और पॉजिटिव साइन भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। अगर एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर चल करके ए से बी तक पहुंचा और उसी रास्ते के ऊपर बी से वापस 1 मीटर पीछे चला गया सी पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो पॉजिटिव वाली साइड पर ही ये जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे पॉजिटिव 4 मीटर, ठीक है। और बी से सी तक की अगर हम बात करें तो इसे बोला जाएगा -1 मीटर, क्योंकि बी से सी तक में इसकी डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव, ठीक है। इसे कहा जाएगा -1 मीटर। तो पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट उनकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली अगर आपसे पूछ लिया जाए ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करेंगे? ए पॉइंट से सी पॉइंट तक डायरेक्ट एक लाइन को ज्वाइन करोगे। देखो ऐसे ही ज्वाइन होगा इस तरीके से। ये डायरेक्शन किधर है? इनिशियल से फाइनल राइट साइड है और राइट साइड हमने क्या लिया था? पॉजिटिव। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 - 1, 3 मीटर पॉजिटिव का। बताइए क्लियर है क्या यहां तक? बढ़िया, नोट कर लो, फिर पॉज करो, नोट करो। अब हम सवाल जवाब पे आगे मूव करते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों आप लोगों का रहता है, पढ़ते पढ़ते कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, तो वो कंफ्यूजन एक बार दूर कर लेते हैं। देखो मेरे पास ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0, 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड चल रहा है ना, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -1 मीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है ना, नेगेटिव वाली साइड पर इसकी डायरेक्शन है, इसलिए -1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव वाली साइड पर मोशन कर रहा है, इस ओरिजिन से पॉजिटिव वाली साइड पर मोशन कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना, वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट कहीं पर भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? उनके कोऑर्डिनेट कुछ डिफाइंड तो होते नहीं है। तो बेसिकली प्लस या माइनस हम ये देखेंगे कि ये कहां पर मूव कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस देंगे।
वैसे ही मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट इस सी पॉइंट से डी पॉइंट तक मूव करता है, डायरेक्शन राइट साइड है, तो इसे हम लिखेंगे +1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नेगेटिव वाली साइड पर मोशन हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सो हम सवाल जवाब पे मूव करते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। पहला सवाल देखिए, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अगर आपका आंसर नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो मेरा आंसर देखो, अदरवाइज आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हो। पहला, ऑब्जेक्ट मूव 40 मीटर नॉर्थ, देन 30 मीटर ईस्ट, एंड देन आफ्टर राइट टर्न मूव 40 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितने कितने होंगे? ओके, सबसे पहली चीज, मैं ईस्ट यहां पर बनाऊंगा, वेस्ट यहां पर बनाऊंगा, आप भी ऐसे ही बनाने वाले हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ना एक आदमी चल रहा है 40 मीटर नॉर्थ, ये लो, यहां से कितना चल गया 40, फिर 30 मीटर ईस्ट में चल गया। अच्छा ठीक है, ये लो 30 मीटर ईस्ट में चल गया, वहीं से जहां 40 मीटर पे खत्म किया था, यहीं से 30 मीटर ईस्ट, एंड देन आफ्टर राइट टर्न। अच्छा देखो, अब ना ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मुझे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे चल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का राइट कहां पर होगा? इधर की साइड होगा ना, फिर से नीचे, हम ऐसे चल रहे हैं, फिर से राइट टर्न कहां पर आएगा? इधर, है ना? जहां से आए थे वापस से उधर वाली डायरेक्शन में ही टर्न ले लेंगे, राइट टर्न, ये वाला राइट नीचे की तरफ। तो फिर से राइट टर्न लेने के बाद ऑब्जेक्ट फिर से 40 मीटर चलता है, फिर से 40 मीटर चलेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ज्वाइन करता तो ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहां से यहां तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, इनिशियल से फाइनल तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 40, 110 मीटर, यानी टोटल पाथ। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट ज्वाइन करो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेम टू सेम 30 मीटर के बराबर। सो ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक है ना, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, DIST, DISP, टी डिस्टेंस के लिए, P डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, नोट करो। ठीक है, सो अगले सवाल पे मूव करते हैं। ऐसे ही हैं तीनों सवाल, सेम पैटर्न के हैं, बस आपके सारे डाउट्स ना रहें इसलिए मैंने अलग अलग सवालों में छोटे छोटे चेंजेस को डाला हुआ है। अगला सवाल देखो, ऑब्जेक्ट मूव 40 मीटर नॉर्थ। सेकंड सवाल, 40 मीटर नॉर्थ में मूव किया, देन 40 मीटर ईस्ट। ठीक है, इस बार बराबर डिस्टेंस मूव किया है, एंड देन 40 रूट टू साउथ वेस्ट। ओके, देखो इंपॉर्टेंट चीज, साउथ वेस्ट क्या होता है? वैसे तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन साउथ है, ये वेस्ट है। अगर साउथ वेस्ट लिखा है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 45 डिग्री फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट दोनों से ही 45 डिग्री, एकदम बीचों बीच। इस तरीके से मूव करने को साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ कुछ भी कहा जा सकता है। अब यहां से आपको 45 डिग्री बनाते हुए कहीं नीचे की तरफ जाना है, और कितना डिस्टेंस मूव करना है? 40 रूट 2। ठीक है, तो कितना मूव करना है? 40 रूट 2। अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस 40 था, ये डिस्टेंस 40 था, तो डेफिनेटली ये वाली लाइन इस स्टार्टिंग पॉइंट से क्रॉस होकर के ही आगे जाने वाली है। और अगर डिस्टेंस हम 40 रूट 2 लेते हैं तो वो यहीं तक होगा। प्रूफ देख लेते हैं। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 40 है, ये 40 है, तो हमने वेक्टर्स के अंदर काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये कितना होना चाहिए? 40 रूट 2, वही तो दे रखा है। दैट मीन, और ये एंगल भी 45 होते हैं। दैट मीन्स क्या? यहां से साउथ वेस्ट चल करके ये ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया? वापस से इनिशियल पॉइंट पर ही पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 40 रूट 2, दैट इज 80 प्लस 40 रूट 2। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा?
जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ चुका है। कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, पॉज करके नोट करो। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, थर्ड। ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का पैटर्न है, बस एक रिवीजन के लिए मैंने 3 अलग सवाल में दिए हैं इसको। इसके अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ में मूव करता है 40, उसके बाद 40 ईस्ट में मूव करता है, बहुत बढ़िया, 40 ईस्ट में मूव कर गया, एंड देन 40 रूट टू वर्टिकली अपवर्ड। ओके, ठीक है। देखो, अगर आप ऐसे खड़े हो ना, आपके लिए ईस्ट ये वाली साइड हो गई, वेस्ट ये वाली साइड हो गई, नॉर्थ सामने वाली साइड हो गई, सामने है ना, और साउथ कैमरे की तरफ, आपकी तरफ ये साइड हो गई। अपवर्ड कौन सी डायरेक्शन है बेटा? अपवर्ड हो गया ऊपर, खंबे के ऊपर चढ़ जाना, अपवर्ड। डाउनवर्ड धरती के अंदर चले जाना, है ना, कोई कुएं के अंदर चले जाना, डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कई बार आप अपवर्ड और नॉर्थ को सेम मान लेते हो, अलग चीज है बच्चों। यानी यहां से अब ये अपवर्ड जा रहा है कुछ इस तरीके से। अगर मैं एक क्यूब के ऊपर बना करके बताऊं, तो पहले एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ में चला ऐसे, फिर ईस्ट में चला ऐसे, और फिर वर्टिकली अपवर्ड ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, और ये ऊपर कितना चला गया? 40 रूट टू। अगेन अगर डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 40 रूट टू। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वेक्टर्स में हम काफी अच्छे से सीख चुके हैं कि अगर 3 कंटिन्यूअस वेक्टर्स होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? स्टार्टिंग से एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, यानी 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 40 रूट टू के कैप। इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो? स्क्वायर 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 एंड रूट, ऐसे ही करेंगे। सही है ना? बस यही आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो 3 कंटिन्यूअस वेक्टर्स हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल क्या होगा? इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्ट ही तो होगा, है ना? अच्छा, कई बच्चे होंगे शायद वेक्टर्स नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्टली मोशन इन 1D कर रहे हैं, तो सजेशन ये है कि बच्चों आप पहले वेक्टर्स कर लो, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और चलो अभी फिलहाल अगर आप वेक्टर्स नहीं कर रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये मेथड होता है कि अगर x में, y में और z में आपका कुछ इस तरीके से मोशन है, तो तीनों के स्क्वायर को ऐड कर दो और रूट कर दो, आपको इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक ज्वाइन करती हुई लाइन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 3200 ये हो जाएगा। एटी कितना आ जाएगा? 80 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पे। आप लोग पॉज करके नोट करो। फोर्थ सवाल को देखो, हमारे पास एक कैरम है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक कैरम बोर्ड है जिसका डायमेंशन आपको 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर दे रखा है। स्ट्राइकर फ्रॉम होल ए मूव टू फ्रंट एज एंड रीबाउंड एंड गोज इनटू होल बी, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके करो सॉल्व, फिर मैं करता हूं सॉल्व। ठीक है, इसमें क्या है, ए पॉइंट पर एक स्ट्राइकर रखा है, आपने इसे कुछ इस तरीके से स्ट्राइक किया कि ये सामने वाली एज पर टकराने के बाद सीधा होल बी के अंदर एंटर हो जाएगा। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, सिमेट्रिकल लग रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग बना लेना सिमेट्रिकल, हो सकता है मेरा डायग्राम सिमेट्रिकल ना लगे, ठीक है, अभी लग रहा है, ओके। ठीक है,
हाँ, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों एंगल्स बराबर हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये एक कॉमन साइड हो गई, ठीक है, और ये वाला एंगल परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो हमने नॉर्मल रखी थी, नॉर्मल का मतलब भी होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दो एंगल एक साइड बराबर है, यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, बराबर। ये साइड है कितनी, देखो ये 2 है तो इसे भी 2 बोल सकते हैं, ये पूरा 2 था, इसका आधा कितना हो जाएगा 1, ये 2 है ये 1 है, ये कितना हो जाना चाहिए 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ऐड करके रूट, यानी ये कितना हो जाएगा √5, कितना हो गया √5। ये √5 है तो ये वाला भी √5 हो जाएगा। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो √5 प्लस √5 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √5, सही है ना। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें नहीं मतलब है किस रास्ते से ये स्ट्राइकर मूव करके गया है, हमें सिर्फ इतना मतलब है इनिशियली कहां पर था, फाइनली कहां पर है। हमें ये 2 पॉइंट दे दो, हम उसको सीधा ज्वाइन करके डिस्टेंस निकाल देंगे और उसी को डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही। ये डिस्टेंस कितना पहले से गिवन था 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2 मीटर आंसर, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमारे पास एक कमरे जैसी चीज है, कमरा ही मान लो, है ना, कमरा ही मान लो। तो आपको एक कोने से डायगनली अपोजिट कोने तक पहुंचना है, किसे पहुंचना है, एक मधुमक्खी को पहुंचना है। तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कितना होगा, बाय एयर, बाय रोड। अगर वो चल करके जाती है, मान लो पंख टूट जाते हैं, पंख नहीं है, अगर वो चल करके ए से बी तक जाना चाहती है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, उड़ करके और चल करके, सोचो। पॉज करके ट्राई करो। देखो बाय एयर तो मेरे ख्याल से ये सीधा रास्ता ऑप्ट करेगी मधुमक्खी, है ना। साइड आप मान लो तीनों ए, ए और ए, ठीक है ना, साइड्स तीनों ए के बराबर है, ये क्यूब है। तो यहां पर देखते हैं पहला पार्ट, अगर बाय एयर ही जाना है, बाय एयर तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक जाना है तो बेसिकली जो पिछला सवाल हमने किया था वैसे ही सवाल हो गया। देखो ए आई कैप, या आपकी मर्जी, अगर आप जे कैप लेना चाहते हैं जे कैप ले लो, ठीक है। ये कितना हो गया ए जे कैप, ये वाला कितना हो जाएगा ए आई कैप, और अच्छा अंदर की तरफ आप जेड लेना, आपकी मर्जी जो लेना चाहो। अंदर की तरफ आप ए माइनस के कैप, ये वाला आई कैप, और ऊपर वाला ए जे कैप, ठीक है। इन तीनों का रिजल्टेंट ही तो हो जाएगा ये नेट वेलोसिटी वेक्टर, है ना, रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, सॉरी वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस ए के कैप प्लस ए आई कैप प्लस ए जे कैप, इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू 3a, √3a, ओके। ये तो हो गया बाय एयर आपका सबसे छोटा रास्ता। अगर हम बात करते हैं कि अगर उस मधुमक्खी को चल करके जाना पड़े तो वो कौन सा रास्ता ऑप्ट करेगी, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा बढ़िया सवाल है, आप लोग पॉज करके ट्राई करो, सॉल्व करो। फाइनली आंसर क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। तो मैं वापस यहां पर सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम बना देता हूं। हो सकता है आपने बहुत अलग अलग आइडियाज या अलग अलग रास्ते देखे हों, बट जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो कौन सा होगा, देखना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर जाएगा, मिड पॉइंट सामने वाले फेस के मिड पॉइंट पे,
और यहां से फिर फाइनल डेस्टिनेशन वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a/2, ये वाला डिस्टेंस है a, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो ये हो जाता है आपका 5a² / 4 का रूट, दैट इज √5a/2। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमें पता पड़ गया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन ध्यान दो, ये वाला डिस्टेंस आपका a और ये वाला डिस्टेंस फिर से a/2, तो भैया ये वाला डिस्टेंस फिर से सेम हो जाएगा √5a/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, चल करके जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √5a/2 प्लस √5a/2, यानी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, √5a। फाइनल आंसर। अगर ये किसी का आंसर है तो आप सही हैं। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। अभी देखो 3 छोटे छोटे पॉइंट नोट करके लिखना। पहला, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। कैसे देखते हैं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन पे दोनों बराबर होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। और क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मुड़ करके किसी दूसरे पॉइंट पर जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन का डिस्टेंस दूसरी कर्व्ड वाली लाइन से हमेशा कम ही होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस के बराबर पहुंच सकता है या उससे छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, सही पॉइंट्स ही लिखे मैंने यहां पर। मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और अगर वो चलना चालू कर जाता है एक बार, तो उसका डिस्टेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। डिस्टेंस एक बार बढ़ना चालू हो गया तो वो वापस कम नहीं हो सकता। तो 0 डिस्टेंस होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे। अगर वो चलने लग गया तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखो, यही चीज अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। कंफर्म नहीं है यार, देखो ऑब्जेक्ट चल भी सकता है। हमने एक केस पढ़ा था ना कि अगर ऑब्जेक्ट चल करके वापस वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, नहीं। हो सकता है ऑब्जेक्ट चल रहा है, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट वहां का वहीं पर है, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा ना। स्टार्टिंग वहीं, एंडिंग वहीं, डिस्प्लेसमेंट तब भी 0। नहीं चल रहा है तब भी 0, चल करके वापस वहीं आ गया तब भी 0। तो क्या लिखना पड़ेगा ऐसे केस में, ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट या ऑब्जेक्ट मे बी मूविंग, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसको भी नोट कर लो। इसके बाद 2 सवाल और देखते हैं हम। फिर अगले सवाल में हमें पोजीशन दे रखा है एक पार्टिकल का, एक पार्टिकल है उसकी पोजीशन दे रखी है, x पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू t² प्लस 2t। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 सेकंड के अंदर और अगला पार्ट सेकंड के अंदर। ठीक है देखो आपने लाइफ में पहली बार ऐसी इक्वेशन देखी होगी अगर आप अभी 11th क्लास में हैं तो, x इज इक्वल टू t² प्लस 2t। इसका मतलब क्या होता है, इधर देखो, ये ना पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन किसके ऊपर होगा, डेफिनेटली एक नंबर लाइन के ऊपर, है ना। यहां पर मान लो आपके पास 0 है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन, है ना। x इज इक्वल टू t² प्लस 2t, यानी अगर टाइम 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है टाइम 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हमने आंखें खोली, ऑब्जेक्ट को देखा, तो
ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होगा या पोजीशन चेंज होगी। तो टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस इक्वेशन के अंदर टाइम डाल दो, 0 डाल दो, तो 0² प्लस 2 इंटू 0, एक्स कितना आ गया 0, यानी टाइम 0 पर एक्स पोजीशन कितना हो जाएगा 0। अगर मैं टाइम को 1 ले लेता हूं तो x कितना हो जाएगा 1² प्लस 2 इंटू 1, है ना, कितना 3 आ जाएगा। फिर टाइम इज इक्वल टू 2 की बात करें तो x कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 8, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी बेसिकली समझने वाली चीज क्या है, x इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ t, है ना, इसे बोलते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये पोजीशन है। ओके, इसे ऐसे रीड किया जाता है, टाइम प्लेस करो पोजीशन आती चली जाएगी। यानी स्टार्ट कहां से हुआ है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया टाइम 0 पर, और टाइम 1 पे वो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, टाइम 2 पर कहां पहुंच गया 8 पर पहुंच गया, और फिर आगे चलता चला जाएगा। आपसे क्या पूछा है, पहला 2 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो टाइम 2 पर ये कहां था, टाइम 2 पर ये 8 पर पहुंच गया था, तो टाइम 2 पर ये कहां पहुंच चुका है 8 पे पहुंच चुका है। टाइम 0 पर कहां था 0 पर था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, है ना। तो पहले का आंसर 2 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 8 में से 0 माइनस करो 8 ही आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं सेकंड की, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 से 2, इसका मतलब क्या होगा 1 से 2, यानी 1 पर ये कहां था, देखो 1 पर ये था 3 पे, तो 3 से 8 कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, सेकंड का आंसर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5 मीटर, कितना हो गया 5। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम ये अगला वाला सवाल देखें तो फिर से आपको ना एक पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है t² प्लस 2t माइनस 4, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 सेकंड के अंदर। अभी यहां पर रीड आउट करो फिर से सेम तरीका, है ना, एकदम एक्सपर्ट की तरह बिहेव नहीं करना। स्टार्टिंग में आप पहले टाइम इज इक्वल टू 0 लो, तो x कितना आ जाएगा 0 0 माइनस 4, यानी इनिशियली लोकेशन क्या थी, पोजीशन क्या थी -4। फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है 1 पे आया तो 3 माइनस 4 -1 पे पहुंचा, टाइम और बढ़ता चला गया तो x कितना हो जाएगा 4 4, फिर टाइम और बढ़ता चला गया 3, x कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट आगे चलता चला जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 सेकंड यानी 0 से 2 सेकंड में। तो 0 पर कहां था -4, देखो नंबर लाइन सिस्टम पे बना भी सकते हो -1 -2 -3 -4, और 2 सेकंड पर ये कहां पहुंच गया +4 पे, 1 2 3 4 +4 पे। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चल चुका है या कितना डिस्प्लेसमेंट चल चुका है, स्ट्रेट लाइन है ना, सेम होंगे, तो या -4 से +4 ऐसा कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 8 मीटर आंसर। ठीक है ना। तो ये जो -4 है इसको इग्नोर नहीं करना है। कभी भी ऐसे सवाल होते हैं या एकदम से सवाल चेंज कर दिया तो t0 पर लोकेशन 0 फिक्स मत मान लेना, कुछ और भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है क्या। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक यहां पर खत्म होता है। अगला टॉपिक हम रखेंगे अगले वीडियो में, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।